नमस्कार, स्वागत है आपका इस एक और वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट में सामाजिक समूह के बारे में। जैसा कि हम जानते ही हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है ही, वह भौतिक प्राणी भी है। उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपने प्रयासों से नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि उसके पास साधन और शक्ति सीमित है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति साथ साथ प्रयास करते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वह समूह के बिना रह भी नहीं सकता है। जिस प्रकार मछली पानी से अलग जिंदा नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी समूह से अलग अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता। सामाजिक जीवन में समूह से ज़्यादा शायद ही कोई अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यही कारण है कि समाजशास्त्र में भी समूह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के अध्ययन का विषय भी कहा गया है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि परिवार एक बुनियादी सामाजिक समूह है जहां प्रजनन के द्वारा समाज का स्वतः विकास होता रहता है। जन्म लेते ही बच्चा सबसे पहले परिवार जैसे समूह का ही सदस्य बनता है। यहीं पर बच्चों का लालन पालन और समाजीकरण होता है। परिवार के अन्य सदस्य उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और बड़े होकर वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के सदस्य बनते हैं। सामाजिक समूह का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो सामाजिक समूह दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस समूह। सामाजिक का अर्थ है समाज से संबंधित और समूह का अर्थ है दो या दो से अधिक। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संगठन को सामाजिक समूह कहते हैं। समाजशास्त्र में समूह शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समुच्चय, सामाजिक श्रेणी और सामाजिक समूह तीनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं। इन तीनों को एक ही अर्थ में प्रयोग करना गलत होगा। इसको स्पष्ट करते हुए गिडेंस कहते हैं कि सामाजिक समुच्चय एग्रीगेट्स आर सिंपली कलेक्शंस ऑफ पीपल who are in the same place at the same time but share no definite connections with one another। यानी कि बस पड़ाव या रेलवे स्टेशन पर एकत्रित जनसमूह को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता है। उसी तरह से मेले में आई हुई भीड़ को भी सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। ये सभी सामाजिक समुच्चय के उदाहरण हैं। ऐसे ही बोटोमोर ने अर्ध समूह कहना इन्हें स्वीकार किया है। सामाजिक श्रेणी या सोशल ग्रुप के बारे में उन्होंने बताया है कि अ सोशल कैटेगरी इज़ अ स्टैटिस्टिकल ग्रुपिंग पीपल क्लासिफाइड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दे शेयर such as having the same level of income or being in the same occupation। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि किसी समान शिक्षा या आय वाले व्यक्तियों के समूह को सामाजिक श्रेणी कहा जा सकता है, सामाजिक समूह नहीं। व्यक्तियों के किसी समूह को सही अर्थों में सामाजिक समूह कहने की कुछ और भी शर्तें हैं जिन्हें अब हम देखते हैं। सामाजिक समूह की अवधारणा को अब हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। बर्न और निमकोफ ने सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगें तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह का निर्माण कर लिया है। मकीवर और पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हों। इससे यहाँ यह स्पष्ट नहीं होता कि किस तरह के सामाजिक संबंध होने चाहिए जिससे कि समूह का निर्माण हो। शेरिफ एवं शेरिफ समूह को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समूह एक सामाजिक इकाई है जिसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके बीच कम या अधिक मात्रा में निश्चित स्थिति एवं कार्य विषयक संबंध हो।
इसी तरह बोगार्डस कहते हैं कि समूह किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या है जो एक दूसरे के निकट स्थित हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों का संग्रह समूह है जिनके बीच स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया प्रतिमान होता है, जो उसके सदस्यों द्वारा तथा सामान्यतया दूसरों के द्वारा भी उसके विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण एवं संधि के रूप में स्वीकृत किया जाता है। सामाजिक समूह को गिडेंस ने बहुत ही स्पष्ट ढंग से परिभाषित किया है। वे कहते हैं, अ सोशल ग्रुप इज अ सिंपली नंबर ऑफ पीपल who interact with each other on a regular basis। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया की प्रक्रिया चलती रहती है। यह तभी संभव है जब लोग एक दूसरे को जानते हों। क्योंकि भीड़ के अंतर्गत सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए सभी के बीच सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो पाती। इसलिए भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। सामाजिक अंतःक्रिया एक ऐसा लक्षण है जिसके अभाव में मनुष्यों के किसी भी प्रकार के समूह को समाजशास्त्रीय अर्थ में समूह नहीं कहा जा सकता। सामाजिक अंतःक्रिया समूह का एक मूलभूत तत्व है। इस प्रकार इन विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि हमें समाज में जितने भी समूह दिखाई देते हैं उन सभी को हम समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक समूह नहीं कह सकते हैं। जैसे भीड़ को हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते, पर नातेदारी समूह, परिवार, जाति समूह, मित्र मंडली आदि सामाजिक समूह के उदाहरण हैं। इस प्रकार सामाजिक समूह में व्यक्तियों के बीच विचार, हित या स्वार्थ की प्रायः समानता होती है। इनके बीच नियमित अंतःक्रिया तथा सामाजिक संबंध का बंधन होता है। सामाजिक समूह के सदस्य परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर समूह की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, जिनके बारे में अब हम बात करते हैं। सामाजिक समूह की पहली विशेषता है कि इनके सामान्य हित या सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित प्रायः समान होते हैं। सामान्य हित होने से समूह का स्थायित्व बढ़ता है। समूह के सभी सदस्यों का एक निश्चित लक्ष्य होता है, जिसके चलते सभी लोग एक साथ रहते हैं। सामान्य उद्देश्य के अभाव में समूह के सभी सदस्य एक साथ नहीं रह सकते हैं। समूह में हर व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ स्वार्थ तो होता ही है, पर कुछ स्वार्थ वैसा होता है जो समूह के सभी व्यक्तियों के समान रूप से होता है। कभी कभी समान उद्देश्य के बाद भी समूह का निर्माण नहीं होता है। सभी हिंदुओं या मुसलमानों के बीच समान धार्मिक उद्देश्य हैं, पर वे सब मिलकर एक समूह का निर्माण नहीं करते हैं। सामाजिक समूह में प्रत्येक सदस्य अपने अन्य सदस्यों और समूह के प्रति जागरूक होता है। सामाजिक जागरूकता से सामाजिक संबंध विकसित होते हैं और व्यक्तियों में हम विचारों, क्रियाओं आदि का आदान प्रदान होता है। सभी सदस्यों के बीच एक प्रकार की पारस्परिकता पाई जाती है। जब तक समूह के सभी सदस्यों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती, तब तक उस जन समूह को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि किसी मेले या भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जाता, बल्कि कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के बीच जागरूकता पाए जाने के कारण उनमें विचारों और क्रियाओं का आदान प्रदान होता है। इसलिए किसी भी कक्षा को सामाजिक समूह कहा जा सकता है। सामाजिक समूह के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता या विशेषता है मनुष्यों का संग्रह। इसमें मनुष्यों का संग्रह होना आवश्यक है। सामाजिक समूह के निर्माण के लिए कम से कम 2 मनुष्य या 2 से अधिक मनुष्यों का होना जरूरी है। केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति से समूह का निर्माण नहीं हो सकता। समूह में कम से कम 2 व्यक्ति तो आवश्यक रूप से होते हैं। जैसे पति पत्नी मिलकर परिवार समूह का निर्माण करते हैं। समूह में अधिकतम संख्या निश्चित नहीं होती है, क्योंकि लाखों व्यक्तियों का भी समूह संभव है। समूह के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सामाजिक संबंधों की अन्य विशेषता है सामाजिक संबंध।
इसे पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध का होना अनिवार्य है। पारस्परिक संबंध से उनमें चेतना का विकास होता है। यह चेतना सामाजिक संबंधों के निर्माण और विकास में सहायक होती है। समूह के सभी सदस्य अपने आप को समूह से एक अलग किस्म की पहचान रखते हैं। जो लोग समूह के सदस्य नहीं हैं, वे भी लोगों को इस रूप में जानते हैं कि अमुक व्यक्ति किस समूह का सदस्य है। यह जरूरी नहीं है कि किसी समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को भली भांति पहचानते हों। बड़े बड़े सामाजिक समूहों में तो सभी सदस्यों के लिए एक दूसरे को पहचानना कठिन ही है। महत्वपूर्ण यह होता है कि समूह या बाहर के लोग किसी व्यक्ति को किस समूह के सदस्य के रूप में जानते या स्वीकार करते हैं। सामाजिक समूह के सदस्यों में एकता की भावना भी पाई जाती है। इस एकता का आधार चेतना होती है। यह चेतना दो प्रकार की होती है, चेतन एकता और अचेतन एकता। समूह के सदस्यों के बीच विचारों और क्रियाओं का आदान प्रदान होना भी आवश्यक होता है। सभी सदस्यों के बीच एक प्रकार की पारस्परिकता पाई जाती है। जब तक समूह के सभी सदस्यों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती, तब तक उस जनसमूह को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि किसी मेले या भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जाता, क्योंकि कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के बीच विचारों और क्रियाओं का आदान प्रदान होता है। इसलिए कक्षा को सामाजिक समूह कहा जाता है। सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामूहिक प्रवृत्ति का होता है तथा वो अनिवार्य रूप से विभिन्न समूहों का सदस्य होता है। लेकिन इसके साथ यह भी सत्य है कि यह अनिवार्य नहीं कि कोई व्यक्ति किस किस समूह का सदस्य होगा। वास्तव में विशिष्ट समूहों की सदस्यता व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होती है। किसी सामाजिक समूह का सदस्य होना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। हम समूहों की सदस्यता के संबंध में कुछ बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखकर ही किसी समूह का सदस्य होना स्वीकार या अस्वीकार करता है। व्यक्ति जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार किसी समूह की सदस्यता को त्याग सकता है, पर कुछ प्राथमिक समूह ऐसे होते हैं, जैसे परिवार और सगे संबंधी, जिनकी सदस्यता न तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और न ही उसे आसानी से छोड़ सकते हैं। किसी भी समूह के निर्माण के कुछ निश्चित आधार होते हैं, जैसे ये आधार रक्त संबंध, शारीरिक तथा मानसिक समानताएं, आवश्यकताएं, संख्याएं आदि हो सकती हैं। इसी के साथ प्रत्येक समूह में सदस्यों के व्यवहार के निर्धारण के लिए एक निश्चित नियम और कानून होता है। समूह अपने स्थायित्व के लिए यह अपेक्षा रखता है कि सभी सदस्य समूह के नियम कानूनों का ठीक से पालन करें। यह जरूरी नहीं है कि समूह के सारे नियम कानून लिखित ही हो। औपचारिक समूह के अधिकांश नियम कानून लिखित और अनौपचारिक समूह के नियम कानून अलिखित होते हैं। नियम और कानून के अभाव में किसी समूह का संगठित रहना लगभग असंभव होता है। प्रत्येक समूह की अपनी अलग पहचान होती है। प्रत्येक समूह के अंतर्गत उसके सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून होते हैं। प्रत्येक सदस्य का समूह की संरचना में कहीं न कहीं एक स्थान होता है, यानी समूह के अंतर्गत एक प्रकार का स्तरण पाया जाता है। किसी भी समूह में सभी सदस्य समान स्तरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। समूह में सापेक्षिक स्थायित्व होने का एक मुख्य कारण भी यही है। भीड़ एक सामाजिक समूह नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी एवं संरचना विहीन संकलन है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सामाजिक समूह का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं के बारे में बात की। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक समूह के प्रकारों के बारे में। और आज का यह वीडियो इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।